कक्षा 12 विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन। आपका चौथा चैप्टर व्यवस्था तंत्र, जिसमें आज व्यवस्था तंत्र का ढांचा इस टॉपिक की आज हम चर्चा करेंगे। तो व्यवस्था तंत्र मुख्य रूप से 5 प्रकार से उसके ढांचे की रचना कर सकते हैं। ढांचा यानी कि चार्ट बनाना, उसका स्ट्रक्चर तैयार करना कि किस प्रकार से किस अधिकारी के नीचे कौन से व्यक्ति कार्य करेंगे, किस प्रकार का कार्य करना है, तो उसका जो चार्ट बनाया जाता है उसे ढांचा कहते हैं। जिसमें व्यवस्था तंत्र का ढांचा 5 प्रकार से बना सकते हैं। पहला है रेखीय व्यवस्था तंत्र, दूसरा कार्य अनुसार व्यवस्था तंत्र, तीसरा औपचारिक व्यवस्था तंत्र, चौथा है अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र और 5वां है श्रेणिक व्यवस्था तंत्र। तो जिसमें आज जो पहला प्रकार है रेखीय व्यवस्था तंत्र, आज इसके बारे में हम समझेंगे। रेखीय व्यवस्था तंत्र का अर्थ दिया हुआ है कि जो रेखीय व्यवस्था तंत्र है ये सबसे सरल प्रकार का व्यवस्था तंत्र की रचना करने का एक प्रकार है और ये सबसे पुराना यानी कि प्राचीन है। साथ में ये भी लिखा है कि इस व्यवस्था तंत्र का इस्तेमाल वर्षों से किया जा रहा है। इसे सेना जो होती है, सेना के लोग भी इसका इस्तेमाल करते थे, तो इसलिए इसे सैन्य व्यवस्था तंत्र भी कहा जाता है। एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि रेखीय व्यवस्था तंत्र को दूसरे और किस नाम से या फिर अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आपको लिखना है सैन्य व्यवस्था तंत्र। तो इस प्रकार का जो व्यवस्था तंत्र है उसमें अधिकार का केंद्रीकरण उच्च स्तर पर देखने को मिलता है, यानी कि जो भी पूरा अधिकार होता है वो जो उच्च स्तर पे जो भी अधिकारी या मैनेजर, जनरल मैनेजर होंगे उनके पास संपूर्ण अधिकार देखने को मिलता है। साथ में अधिकार और दायित्व दोनों के दोनों एक सीधी लाइन में ऊपर से नीचे की ओर देखने को मिलते हैं। अधिकार की जो रेखाएं हैं वो ऊपर से नीचे की ओर होती हैं और दायित्व वो नीचे से ऊपर की ओर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार व्यवस्था तंत्र में, वो भी रेखीय व्यवस्था तंत्र में, अधिकार उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर और दायित्व निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर देखने को मिलता है। अब इसकी रचना देखते हैं कि किस प्रकार से रचना कर सकते हैं। तो जिसमें आपकी किताब में एक चार्ट बनाया गया है, उस चार्ट के आधार पर सबसे ऊपर रेखीय व्यवस्था तंत्र लिखा गया है कि रेखीय व्यवस्था तंत्र का ये चार्ट है, जहाँ पे सबसे ऊपर संचालक मंडल होते हैं, यानी कि संपूर्ण अधिकार संचालक मंडल के पास होता है। संचालक मंडल मैनेजर नियुक्त करते हैं, जनरल मैनेजर, वो कुछ अधिकार उनको देते हैं। जनरल मैनेजर के पास जो भी अधिकार होते हैं उसमें से वो अलग अलग विभाग बनाते हैं। यहाँ पे किताब में 3 विभाग दर्शाए गए हैं, उत्पादन विभाग, प्रबंध विभाग, विक्रय विभाग। इस प्रकार के विभाग बनाए जाते हैं, इनको अधिकार दिए जाते हैं। अब ये विभाग क्या करेंगे, ये विभाग इनके अंतर्गत आने वाले जो भी कार्य होते हैं उसके अलग विभाग बनाएंगे और उसके अधिकारी नियुक्त करेंगे। जैसे उत्पादन विभाग है तो वो अपने अंदर क्रय अधिकारी और उत्पादन अधिकारी नियुक्त करेगा। क्रय अधिकारी, उसके नीचे कौन कार्य करेगा, लिपिक। लिपिक यानी कि क्लर्क, जो लिखा पढ़ी का काम करते हैं उन्हें लिपिक या फिर क्लर्क कहा जाता है। उसी प्रकार उत्पादन अधिकारी है तो उत्पादन अधिकारी के अंडर में कौन काम करेगा, सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र के अंडर कौन काम करेंगे, फोरमैन। और फोरमैन के अंदर कौन काम करेगा, श्रमिक यानी कि जो मजदूर होते हैं वो। उसी प्रकार से प्रबंध विभाग है तो प्रबंध में 2 प्रकार के आते हैं प्रबंध करना, प्रबंध अधिकारी हो जाएंगे और दूसरे हिसाबी अधिकारी, और दोनों के अंतर्गत लिपिक यानी कि क्लर्क काम करेंगे। और विक्रय विभाग है तो विक्रय विभाग में विक्रय अधिकारी और विज्ञापन अधिकारी, इस प्रकार के 2 अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। और विक्रय अधिकारी के अंडर में कौन काम करेंगे, सेल्समैन, और विज्ञापन अधिकारी के अंडर में कर्मचारी काम करेंगे। तो इस प्रकार हमने इस चार्ट में देखा कि जो भी अधिकार हैं वो सीधे ऊपर से निम्न, उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर सीधे सीधे आ रहे हैं, इसलिए इसे रेखीय
व्यवस्था तंत्र के रूप में जाना जाता है। साथ में यहाँ पे ये बात ध्यान रखने की ज़रूरी है कि जो रेखीय व्यवस्था तंत्र है ये विभागों को अधिक महत्व देता है। कार्य के अनुसार यहाँ विभाजन नहीं हुआ है, यहाँ सिर्फ विभाग के अनुसार ही विभाग किए गए हैं, काम दे दिए गए हैं, लेकिन उन व्यक्तियों को कार्य आता है कि नहीं ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान में नहीं ली जाती है। तो ये उसकी एक मुख्य मर्यादा है कि यहाँ पे कार्य के अनुसार विभाग नहीं किया जाता है। सिर्फ जो भी विभाग हैं उन विभागों को ध्यान में रख करके अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। इसलिए कभी कभी रेखीय व्यवस्था तंत्र को विभागीय व्यवस्था तंत्र के रूप में भी जाना जाता है। साथ में जहाँ पर भी छोटे कद की इकाइयाँ कारखाने होते हैं कि जहाँ पे नियंत्रण कम करना होता है, अंकुश की कम ज़रूरत होती है, कार्यभार कम होते हैं, विभाग कम होते हैं, तो वहाँ पे इस प्रकार का रेखीय व्यवस्था तंत्र अगर बना देते हैं तो फिर वो वहाँ पे काम में आ सकता है। लेकिन जहाँ पे बड़े कद की इकाइयाँ होंगी कि जहाँ पे बहुत सारे विभाग करने की ज़रूरत होगी, बहुत सारे अधिकारी नियुक्त करने की ज़रूरत होगी, तो वहाँ पे ये रेखीय व्यवस्था तंत्र निष्फल जाता है। इसलिए ये याद करना है कि जहाँ छोटे कद की इकाइयाँ होंगी वहाँ ये रेखीय व्यवस्था तंत्र उपयोगी होता है। इसके बाद दूसरा आपका व्यवस्था तंत्र आता है कार्य अनुसार व्यवस्था तंत्र। इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे।